आज शुरुआत कर रहे हैं यूपीएससी के 2017 के पेपर की। और ये पेपर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सीरीज़ में हमें 4 साल का पेपर कराना था, तो 20, 19 और 18 हो चुका है। उस हिसाब से ये लास्ट पेपर कराया जा रहा है इस सीरीज़ में। दूसरी बात कि क्यों इस 4 साल को हमने चुना, बाकी नहीं चुना, क्योंकि यहीं से यूपीएससी का पैटर्न चेंज कैसे हुआ था। तो ये जो ट्रांजिशन था वो भी मैं आपको समझाऊंगा, फिर 17 के पेपर की एनालिसिस करूंगा, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे सेक्शन वाइज और आपको क्या करना चाहिए ये बता के। सबसे पहले अगर बात करें 17 के पेपर के पहले की, तो उसके पहले 2 फेजेस थे। जो बहुत पास्ट का था वो तो बिल्कुल फैक्चुअल था, उस पर नहीं जाएंगे। सीसेट के एरा की अगर बात करें तो 15 तक जो पेपर चल रहा था, पहले से लेके जब से सीसेट आया तब से लेके 15 तक का जो पेपर चल रहा था वो एक मॉडरेट पेपर होता था। मॉडरेट मतलब उसमें कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी रहेंगे, कुछ इजी क्वेश्चन भी रहेंगे, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन भी रहेंगे, और ज़्यादातर वो मॉडरेट क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, ज़्यादातर मॉडरेट क्वेश्चंस रहेंगे, करंट अफेयर सब कुछ रहेगा। और ख़ास करके पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कभी भी गिरा नहीं है। पॉलिटी के हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और उसमें खासियत भी ये है कि सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो जाते हैं। 1-2 फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आते हैं जिसके पीछे आप जान खपाते हो, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर बाकी सारे लक्ष्मीकांत से जितने आ रहे उतना कर ले तो आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, इसको आप ऐसे भी कैच नहीं कर सकते क्योंकि यूपीएससी की मर्जी है वो कब सा किस टर्म का फिलोसॉफिकल दे देगा। आपको ऑन द स्पॉट एलिमिनेशन करिए, दिमाग लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन आता है जो भी फिलोसॉफिकल आता है। एक तो ये बात हो गई। अब बात ये है कि 2016 में क्या चेंज हो गया। 2016 में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फैक्चुअल आ गया। इतना ज़्यादा फैक्चुअल आ गया कि लोग कहते हैं कि ये यूपीएससी का ईजीएस्ट पेपर था, और हो क्यों ना। ये एक्चुअली यूपीएससी का ईजीएस्ट पेपर था। इसमें 116 का कट ऑफ गया था। 116 कट ऑफ इज रियली वेरी हाई कट ऑफ। दैट मीन्स कि पेपर ईजी था। इस पेपर को बहुत हद तक इनफैक्ट जीके टुडे से सॉल्व किया जा सकता था, जो कि एक स्टेट पीएससी के लिए कंटेंट होता है, यूपीएससी के लिए नहीं होता बहुत अच्छा कंटेंट वो। इस पेपर को अगर विजन आईएएस के बीटी 365 की बात करें तो उसमें लगभग 40 क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्वेबल थे, डायरेक्टली उठा के आए हुए थे। उन्होंने ऐसा नहीं था कि बीटी 365 से चूज़ किया था, लेकिन इतनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन चूज़ की थी, पेरीफेरी से नहीं थी की थी कि आराम से सॉल्व करना आसान था। और उस टाइम से पीटी 365 बहुत हिट हो गया। मंथली मैगजीन की भी जरूरत नहीं थी। अभी भी पीटी 365 उपयोगी है, लेकिन आपको अपनी एनालिसिस करके उसके ऊपर का इधर उधर का भी पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज डायरेक्टली क्वेश्चन पीटी 365 से नहीं आएगा। दैट बीइंग सेड, डायरेक्टली क्वेश्चन कहीं और से भी नहीं आएगा। अच्छा है कि आप मंथली मैगजीन पढ़े, नहीं कर पा रहे तो पीटी 365 करें। बाकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल है वो इतना भी अच्छा नहीं है। तो कैसा था 17 का पेपर। 17 के पेपर की बात करें तो 17 का पेपर, 18 का पेपर, 19 का और 20 का, ये 4 पेपर हमने देखा है। यूपीएससी के पैटर्न में अगर बात करें तो 18, 19, 20 जो थे ये मोस्ट डिफिकल्ट पेपर रहे। और उसमें भी मेरा मानना है कि 18 और 19 जो थे वो मोस्ट डिफिकल्ट थे। क्यों? क्योंकि 20 का जो पेपर था कुछ लोगों के लिए बहुत ईजी था, कुछ लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट था। जो लकीर के फकीर थे, जिन्होंने बोला कि हम एलिमिनेशन नहीं करेंगे, हम ट्रिक नहीं लगाएंगे, उनके लिए पेपर बहुत डिफिकल्ट था और कट ऑफ ऑब्वियसली नीचे जाएगी। और जिन लोगों ने एलिमिनेशन लगाया, वहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट वगैरह पे फोकस किया, दे कुड इजिली सॉल्व दिस पेपर एंड उनके लिए पेपर बहुत ईजी हो गया। तो ये एक तरह का अजीब तरह का मिक्सचर था। अब बात करें 18 और 19 की, तो ये दोनों पेपर ऐसे थे जहाँ पे एलिमिनेशन हो तो रहा था, लेकिन ना वो 20 जैसा एलिमिनेशन हो रहा था, ना 17 जैसा एलिमिनेशन हो रहा था। तो इसको हम टफर साइड में मानेंगे। और आप कट ऑफ भी देख लीजिए, काफ़ी लो कट ऑफ गया है, तो आप इतना एस्टिमेट तो कर ही सकते हैं। तो इसीलिए 17 के पेपर की बात करें, जब पेपर का पैटर्न चेंज भी हुआ, 16 से सडनली पेपर का जंप हो गया डिफिकल्टी लेवल। 16 बहुत ईजी, 17 टफ, फिर भी कट ऑफ कितना गया, 105 गया। और आज के डेट में कट ऑफ कितना जा रहा है? सीट कम होने के बावजूद भी कट ऑफ आज के डेट में जो है 100 के अराउंड जा रहा है, 98 जा रहा है ना। तो ये आप समझिए। तो 17 का पेपर कैसा था? डिफिकल्ट था, लेकिन 18, 19, 20 जैसा नहीं था। और 16 से तुलना करें तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि इसके कट ऑफ थी 105 थी, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज मतलब 105 समथिंग था, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का 121 पॉइंट समथिंग था। ठीक, 17 के पेपर की अब एनालिसिस करते हैं। इसीलिए चूंकि पैटर्न चेंज हो चुका है और 16 के पहले की बहुत रेलिवेंस नहीं है, तो ये 4 पेपर कराए जा रहे हैं। इसके ऊपर आपको करना है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 17 के पेपर की एनालिसिस की बात करें अगर हम लोग, सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी की, कि पॉलिटी के कैसे क्वेश्चन आए थे। पॉलिटी के क्वेश्चन की यहाँ पे एक खासियत थी, इंटरलिंकिंग की गई थी। जो आपके स्टैटिक कॉन्सेप्ट होते लक्ष्मीकांत को, उसको करंट अफेयर के साथ लिंक किया गया था, और देखा जा रहा था कि आप पॉलिटिकली अवेयर हो कि नहीं हो। जैसे प्राइवेट मेंबर का क्वेश्चन आना ये बताता है, और खास करके ये बताता है कि रिसेंटली उसके बारे में क्या हुआ है। तो ये आपकी कहीं ना कहीं अवेयरनेस खोज रहा था कि आप करंट अफेयर भी पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, पॉलिटी का जो बिल आ रहा है, जो एक्ट बन रहे कंट्री में, उसके बारे में जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो। गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आए थे, गवर्नमेंट स्कीम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, थोड़े घुमा फिरा के थे। तो 16 जैसा ईजी नहीं था गवर्नमेंट स्कीम, थोड़ा बहुत वहाँ पे भी इधर उधर की नॉलेज चाहिए। और ये ट्रेंड तब से फॉलो हो रहा है, गवर्नमेंट स्कीम के डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के आता है।
जहाँ तक बात करें आपके ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चन टफ आए थे और बाकी क्वेश्चन मैपिंग पे बेस्ड थे और मैपिंग में अच्छी खासी नॉलेज खोज रहे थे। ओके, और इसमें अगर आपको पढ़ना है अच्छे से मार्क्स आ जाए तो आपको एनसीईआरटी फिजिकल वाली तो कर ही लेनी चाहिए 11th क्लास की, ये जो भी है। और साथ ही साथ आपको कॉरिडोर के ज्योग्राफी के लेक्चर हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 3-4 लेक्चर बचे, आप उसको कर लें। और नहीं तो फिर आप राजतनिल वाले मैम के भी कर सकते हैं मुन्नाल के चैनल से, बट कॉरिडोर वाला उससे अच्छा है। राजतनिल वाले में बहुत कुछ मतलब रॉन्ग भी है, कई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन या कुछ कंसेप्चुअल भी वहाँ पे एरर है, तो आप अपना डिसाइड करके करिए। अगर बात करें इकॉनमी की, तो इकॉनमी में जो करंट अफेयर जोर पे था, साथ ही साथ 1991 का जो लिबरलाइजेशन हुआ था उसके बाद क्या चेंजेज हुए हैं, इस पे क्वेश्चन यूपीएससी लगातार पूछ रहा है 3-4 साल से कि उसके बाद क्या चेंजेज हो गए हैं जॉब के कंडीशन में, लेबर मार्केट में, एग्रीकल्चर में, सर्विसेज में। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े वहाँ पे थे। इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज़्यादा यूजफुल था, इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे ट्रेंड वगैरह से रिलेटेड। तो इकोनॉमी में आपको करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे और थोड़ा बहुत लिबरलाइजेशन पीरियड के बाद इंडिया में क्या क्या चेंज हुआ है, सर्विसेज सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर वगैरह में क्या चेंज हुआ है, वो थोड़ी आपको समझ होनी चाहिए। अगर बात करें एनवायरमेंट की और अगर बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो ये बिल्कुल करंट अफेयर बेस्ड था। लेकिन यूपीएससी ने क्या किया था, 2015 के पहले यूपीएससी के 2 बार ऐसा पेपर देखा गया कि एक बार आर्ट एंड कल्चर के उन्होंने ढेर सारे क्वेश्चन पूछ दिए 20 अबव, और एक बार उन्होंने एनवायरनमेंट के क्वेश्चन पूछ दिए 20 अबव, अराउंड 30। ऐसा जो है जंप किसी एक सेक्शन में यूपीएससी में 16 और 17, 18, 19, 20 कभी नहीं देखा गया कि एक खास करके आर्ट एंड कल्चर से 20 क्वेश्चन आ जाए, मॉडर्न हिस्ट्री से 20 आ जाए, एनवायरनमेंट से 30 आ जाए, ऐसा जंप नहीं देखा गया। प्रोबेबली इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को पहली बार जोड़ा था यूपीएससी के प्रीलिम्स के साथ, सीएससी के साथ, तो एक बार एनवायरनमेंट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे डाले थे। लेकिन इससे बहुत लोगों को बहुत अलग तरह का फायदा हो गया, जिनका ये सेक्शन स्ट्रांग था वो क्लियर कर गए। तो ऐसी चीज़ें नहीं की जाती। दूसरी फैक्चुअल चीज़ें बहुत नहीं पूछी जाती, अब कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पर जोर चलता है, पेपर डिफिकल्ट होता है। अगर बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेक्शन था वो जनरल था, बट एट द सेम टाइम मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ ऐसी चीज़ें पूछी गई थी जिसकी डायरेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी बुक में, तो फिर वहाँ पे तो आपको थोड़ा बहुत स्किप करना होगा या एलिमिनेट करना होगा, वो चीज़ें करेंगे आप। और आपका फेवरेट लास्ट में करंट अफेयर। करंट अफेयर में यहाँ पे एक ट्रिक चलेगी कि यूपीएससी ने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन तो पूछे करंट अफेयर कंटेम्प्रेरी पूछे। देखिए कंटेम्प्रेरी हमेशा अब इंपॉर्टेंट हो गया। आप समझ लीजिए कि मोदी गवर्नमेंट जब से आई है 2014, उससे लेके 2021 आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन कैसा पूछा जाएगा, मेजर स्कीम के बारे में। मेजर स्कीम क्या होती है, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया है, राइट, उसके अलावा स्किल इंडिया, ये सारे आपके मेजर स्कीम होते हैं, नरेगा, और साथ में जो चल रहा है ऑलरेडी नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सब फेवरेट एरिया हैं यूपीएससी के। एट द सेम टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन जिस पे हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और 2015 में तो इसका फुल फॉर्म पूछ दिया गया, नीति आयोग। तो नीति आयोग का हर बार 1-2 रिलेशन डाला जाएगा। मिनिस्ट्री जो होती है, मिनिस्ट्री के बाद में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री कौन से एरिया में काम कर रही है, और जहाँ भी ऐसा हो कि कोई मिनिस्ट्री हो और आपको लगे कि अरे ये तो इसी का स्कीम है और किसी दूसरी स्कीम का निकलता, किसी दूसरी मिनिस्ट्री का स्कीम निकलता है, तो यहाँ जहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग होती है मिनिस्ट्री, जहाँ पे बाई मतलब नेचुरली वो हमें लगता है स्कीम की इस मिनिस्ट्री का है, लेकिन होता है किसी और मिनिस्ट्री का, तो ऐसे एरिया पे फोकस कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। इस पेपर में यूपीएससी ने एक अजब सी और भी ट्रैप की कोशिश की, जो कि पहले 16 में भी यूज़ किया गया था, 17 में भी, और बाद में भी 1-2 बार आते रहे। नंबर्स चेंज कर देना। जैसे मान लीजिए कि 40,000 करोड़ है, तो उसको चेंज करके एक और जीरो लगा दिया, 4 लाख करोड़ कर दिया और बोला कि इस स्कीम में इतना डाला गया। ऐसे ऐसे गेम खेलना, एक एक जीरो चेंज कर देना, नंबर चेंज कर देना। और आपने तो वो देखा ही है, IRNSS वाला जो है 1500 किलोमीटर की जगह उसको 5000 किलोमीटर कर दिया गया था, है ना। लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए जो है वहाँ पे उसकी भी जो संख्या बढ़ा दी गई थी, 10% की जगह कुछ और कर दिया गया था, 75 मेंबर्स बोल दिए गए थे। तो इस तरह की चीज़ें यूपीएससी नंबर के साथ गेम खेल रहा है, तो आप उसको ध्यान रखें। और कहीं ना कहीं ये नंबर के साथ गेम खेलना ये भी बताता है कि बस आप रट न लें, समझे चीज़ों को और एक फेयर एस्टिमेशन करना चाहें, मतलब एक तरह का डेटा को समझे कि भाई 40,000 करोड़ और 4 लाख करोड़ में बहुत फ़र्क हो जाता है। तो आपको कहीं ना कहीं नंबर्स का गेम समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे गवर्नमेंट कितना एलोकेट करती है, तो उसके हिसाब से कुछ ज़्यादा तो नहीं लग रहा। तो ये फोकस एरिया रखिए। करंट अफेयर में एक और चीज़ थी, करंट अफेयर में जब उन्होंने एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बताऊंगा कि 2017 का पेपर देख के हमें ये समझ में आया कि जब करंट अफेयर कंटेम्प्रेरी हो, किसी बड़े स्कीम के बारे में हो, तो वहाँ तो स्टेटमेंट चलिए सही गलत कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा करंट अफेयर है जो बहुत कम इंपॉर्टेंट था, लेस इंपॉर्टेंट था, और फिर भी यूपीएससी उस पर क्वेश्चन पूछ रही है, 2-3 साल पुराने करंट अफेयर, 2-3 साल पुराना करंट अफेयर है लेकिन बहुत कम इंपॉर्टेंट है, फिर भी अगर यूपीएससी पेपर में पूछ रही है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्टेटमेंट रॉन्ग है उसके बारे में।
मान के चल रही है कि रॉन्ग है, बस ठूस देना है तो ठूस दे रही है। तो जब 2-3 साल पुराना करंट अफेयर है और कम इंपॉर्टेंट हो तो मान के चलिए कि गलत हो सकता है, और इसी सारी एजम्पशन के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। पेरीफेरी की नॉलेज रिक्वायर्ड है, तो आप मंथली मैगजीन पढ़ने की कोशिश करें, न पढ़ पाएँ तो PT 365 पढ़ें, लेकिन एनालिसिस करके चीज़ों को गूगल करके अच्छे से पढ़ें। गूगल आपका बेस्ट फ्रेंड है प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में। कोई टर्म दिख जाता है तो प्लीज़ उसको इन्वेस्टोपीडिया हो या विकीपीडिया हो, कहीं से भी उस टर्म को क्लियर करिए। कोई मैपिंग की चीज़ आ जाती है तो उसको क्लियर करिए। जब तक आप गूगल करना नहीं सीखेंगे तब तक आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। वो जमाना गया कि आप किताबें पढ़ के रट के आगे निकल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते सबसे पहले हम लोग, विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कैसा क्वेश्चन आया? पॉलिटी का। पॉलिटी का फोकस एरिया अभी बता दे रहा हूँ। पॉलिटी का फर्स्ट फोकस एरिया होगा आपका पार्लियामेंट। यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे बड़ा चैप्टर भी है, इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो पार्लियामेंट को कभी मत भूलिएगा। एट द सेम टाइम उसके बाद मैं आपको पढ़ने के लिए बोलूँगा, जो बोलूँगा वो चीज़ मैं आपको बोलूँगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये यूपीएससी का बहुत फेवरेट है, चैप्टर छोटा है लेकिन फंडामेंटल राइट से ज़्यादा यूपीएससी को ये पसंद है। थर्ड आ जाएगा फंडामेंटल राइट। उसके बाद जो चैप्टर आएगा 4 होगा, जो वो आपका लोकल बॉडीज होंगे, उसमें पंचायती राज भी देख लीजिएगा, अर्बन लोकल बॉडीज भी देख लीजिएगा। फिर बात आएगी जुडिशियरी की, तो जुडिशियरी में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नालसा सब आपको देखना पड़ेगा। देन जो हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके लिए मैंने लेक्चर तो मैंने डीपीएसपी फंडामेंटल राइट पे भी करा दिया और पार्लियामेंट का भी मोशन पे कराया हुआ है। तो हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे आप क्या करिए कि फोकस रखिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, हर साल 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं, ठीक। तो ये आपके हो जाएंगे पॉलिटी के फोकस एरिया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पॉलिटी का, पार्लियामेंट के चैप्टर से। अ प्राइवेट मेंबर्स बिल इज ए बिल प्रेजेंटेड बाय द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थोड़ा भी बहुत जिसने पढ़ा होगा, लक्ष्मीकांत पढ़ी हो, पॉलिटी पढ़ी हो, तो प्राइवेट मेंबर कौन होता है तो जानता है। जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि देखिए हमारी जहाँ जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो होता है एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेचर का पार्ट होता है, और एग्जीक्यूटिव क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है गवर्नमेंट की तरफ से। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनके जो एमपी होते हैं वो गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव होती है, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर जो उसको हेड करता है। इसके अलावा जितने एमपी होंगे, चाहे वो राज्यसभा के हों या लोकसभा के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी राज्यसभा लोकसभा दोनों से बन सकती है, ओके, कहीं से भी मेंबर हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी। तो बाकी इसके अलावा जितने भी एमपी होंगे राज्यसभा लोकसभा के, वो क्या कहलाते हैं? प्राइवेट मेंबर। दैट मीन्स कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बाहर का कोई भी एमपी जो है वो प्राइवेट मेंबर है, नॉमिनेटेड है, इलेक्टेड, उससे कोई मतलब नहीं है। इंक्लूडिंग रूलिंग पार्टी का अगर कोई मेंबर है और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में उसको एंट्री नहीं मिली है तो वो भी प्राइवेट मेंबर में ही आएगा। वही जब प्राइवेट मेंबर कोई बिल लेकर आता है तो उसको हम लोग प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं, ठीक। तो आप समझ गए। पार्लियामेंट में ओवरऑल जो एमपी होते हैं, राज्यसभा प्लस लोकसभा, ठीक, उनमें से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो एमपी होते हैं उनको आप माइनस कर दीजिए। इसके बाद जो चीज़ निकलेगी उसको प्राइवेट मेंबर बोलते हैं, ओके। और जो बिल लेकर आते हैं उनको प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ तो आप समझ गए। लेकिन क्वेश्चन क्या है? एक तो ये पहला क्वेश्चन है कि प्राइवेट मेंबर किसको बोलते हैं, ये आपने देख लिया कि बिल्कुल रॉन्ग है, तो कोई शक नहीं था। तो इतने से आपका कम से कम इतना हो गया। अब तो आपको 50-50 करना, तो क्वेश्चन मार्क करना है। दूसरा स्टेटमेंट क्या आया था? रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर्स बिल हैज़ बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री। देखिए ये क्यों क्वेश्चन आया, क्योंकि एक चल रही थी चीज़ 2014 से 15 से लेके 2016 से लेके 2017 से लेके चलते चलते लंबे टाइम तक एक चीज़ चल रही थी, और वो चीज़ चल रही थी कि डीएमके के एक राज्यसभा के एमपी एक बिल लेकर आए थे नालसा जजमेंट के बाद, जो कि ट्रांसजेंडर से रिलेटेड था। इस बिल का नाम था राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिल 2014, और फिर बाद में वो 2015 में जो है वो बिल राज्यसभा से पास हो गया था, बाद में चलता रहा था, पेंडिंग चलता रहा था। उसके बाद क्या हुआ मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक लिस्ट देखिए। आज़ादी के बाद भारत में टोटल 14 जो है प्राइवेट मेंबर बिल एक्ट बन गए, 14 एक्ट बन गए। ट्रांसजेंडर वाला नहीं बना, वो बताऊंगा उसकी स्टोरी, चिंता मत करिए। आज़ादी के बाद 14 बिल जो हैं जो प्राइवेट मेंबर लेकर आए वो एक्ट बन गए, और इसमें से 14 में से 5 जो थे वो 1956 में जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे पास हुए थे। और ये जो मतलब कि समझिए कि उस टाइम पे लोग जो है बात मान लेते थे, है ना, अपोजिशन के साथ भी बैठ के बात कर लेते थे। अब ये नहीं होता। अगर बात करें 14 नंबर पे जो यहाँ पे वो 1970 में हुआ था। 1970 से लेके आज तक कोई बिल वहाँ पे पास नहीं हुआ है प्राइवेट मेंबर की तरफ से, लेकिन इसके पहले 14 जो है एक्ट बन चुके। तो ऐसा हो चुका है, 14 बार हो चुका है ना। ये न्यूज़ में ही था, इसलिए था, और क्वेश्चन इसलिए पूछा गया कि यहाँ पे डीएमके के मेंबर राज्यसभा में एक बिल लेकर आते हैं। राज्यसभा में कौन लेकर आते हैं? डीएमके के मेंबर। तो ऑब्वियसली डीएमके के होंगे तो अपोजिशन पार्टी के हो गए ये तो,
प्राइवेट मेंबर बिल हो गया, और उसमें था राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिल करके 2014। जब ये बिल आया राज्यसभा में तो अटल जो आपके अरुण जेटली और बाकी सारे जो हैं बीजेपी के मेंबर, उन्होंने ये बोला कि आप ये बिल विड्रॉ कर लीजिए। क्यों बोला? एक देखिए, कोई भी गवर्नमेंट जैसे ही प्राइवेट मेंबर के किसी बिल को पास करने का मौका देती है तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ जाता है कि गवर्नमेंट इनकैपेबल है, वो अपनी तरफ से कोई बिल नहीं लेकर आ पाई। गवर्नमेंट के पास आईएएस ऑफिसर हैं, सेक्रेटरी हैं, इतने ऑफिसर हैं, फिर भी वो बिल अच्छा नहीं लेकर आ पाई, और आज जो है अपोजिशन का एक मेंबर लेकर आ रहा है तो उसको गवर्नमेंट पास करा रही। तो इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं लूप होल रखा था, गैप रखा था, जिसको प्राइवेट मेंबर ने फुलफिल कर दिया। इसीलिए जब भी कोई अपोजिशन का मेंबर प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आता है तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो पास ना करे। लेकिन उस समय पे क्या था, मोदी गवर्नमेंट की राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी, तो जब डीएमके के मेंबर प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आते हैं तो मोदी गवर्नमेंट के लोग इससे गुस्सा होते हैं, लेकिन बिल पास हो जाता है क्योंकि राज्यसभा में अपोजिशन की मेजॉरिटी थी। लोकसभा में जाने के बाद इस बिल को पेंडिंग रखा जाता है, और लास्ट में क्या होता है, 2019 में मोदी गवर्नमेंट खुद का ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिल लेकर आती है। ये पेंडिंग रह जाता है, बीच में जो है लोकसभा का चुनाव होता है फिर से, तो ये चला भी जाता है, बिल रखा रह जाता है। लेकिन बाद में मोदी गवर्नमेंट 2019 में अपने मिनिस्टर की तरफ से नॉन प्राइवेट मेंबर बिल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ से ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल लेकर आती है, और ये फाइनली एक्ट जो बनता है 2019 में बन जाता है, और इस तरह से फिर से एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है पास नहीं होता। लेकिन इसके पहले 14 पास हो गए थे, इसलिए दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है और आंसर नाइदर 1 एंड नाइदर 2 होगा। मैंने बोला था कि 2020 में एलिमिनेशन पॉसिबल था और साथ ही साथ 17 में पॉसिबल था। यस, 17 में जहां जहां एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्टेटमेंट रॉन्ग है, यहाँ पे एलिमिनेशन चला है। मैं ये सजेस्ट नहीं करता एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाला बहुत, लेकिन अगर आप करेंगे एग्जाम में उपयोग तो ओवरऑल आपको जो है पॉजिटिव अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कुछ देखिए रॉन्ग होंगे, आपको 200 मार्क्स नहीं लाने हैं, तो जब आपको लगे कि हाँ यहाँ पे चल रहा है एक्सट्रीम स्टेटमेंट तो प्लीज़ यूज़ करिए और अच्छे मार्क्स लाइए। क्यों है एक्सट्रीम स्टेटमेंट? प्राइवेट मेंबर बिल हैज़ बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री। अब यहाँ पे 2 ट्रिक आपको बता रहा हूँ। एक तो लिखा हुआ कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, तो यही बहुत बड़ा एक्सट्रीम हो गया। क्यों? 70 साल की बात हो गई, पूरी 70 साल की बात हो गई, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, तो एक्सट्रीम हो गया, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। लेकिन इसके पहले कि हम एक नॉर्मल वर्ड को पकड़ें, थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट देखिए। अगर फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री 70 साल बाद होता, प्राइवेट मेंबर का बिल पहली बार पास होता आज़ादी के बाद, तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती। जब बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती तो आपको विजन के मंथली मैगजीन में दिख जाता, आपको द हिंदू में दिख जाता, इंडियन एक्सप्रेस में दिख जाता, PT 365 में दिख जाता, GS स्कोर में दिख जाता, इनसाइट्स में दिख जाता, राज्यसभा टीवी में दिख जाता, ऑल इंडिया रेडियो में दिख जाता। चप्पे चप्पे पे जो है वो बात कहीं ना कहीं, चप्पे चप्पे नहीं, जो अवेयरनेस वाली चीज़ें हैं वहाँ पे आ जाता कहीं ना कहीं न्यूज़ वगैरह में। दैट मीन्स कि जो चीज़ आपने इंडिया में फर्स्ट टाइम हुई थी 70 सालों बाद, आज़ादी से आज तक नहीं हुई, वो अगर आता तो हर जगह न्यूज़ में आ जाता, और आपने तो ऐसा कुछ सुना ही नहीं है। दिस इज़ द बेटर मेथड। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द एक्सट्रीम स्टेटमेंट, मेक योर ब्रेन थिंक लाइक दैट कि इतनी बड़ी बात हो गई फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री, तो लेकिन PTV क्यों नहीं आया, अरे मंथली में क्यों नहीं आया, न्यूज़ में क्यों नहीं आया, मैंने कैसे मिस कर दिया। अपने आप से पूछिए कि आपने कैसे मिस कर दिया इतनी बड़ी चीज़ को, देन यू विल गेट द आंसर कि यू एक्चुअली हैवंट मिस्ड, UPSC जस्ट प्लेइंग विथ यू। ठीक, कॉन्फिडेंस रखिए। सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको एक नायाब टेक्निक देने वाला हूँ, प्लीज़ इसको सोचिएगा। एक थोड़ी हायर लेवल की ये थिंकिंग है, एक अपर लेवल की थिंकिंग है, आप उस लेवल की थिंकिंग पे सोचिए, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में घोड़ा मिल जाएगा, कई किताबों में ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं। UPSC का कहना है कि ऐसा कोई जो है फुल प्रूफ वहाँ पे जो प्रॉपर की घोड़ा मिल गया, इसके कुछ साक्ष्य नहीं है। इस क्वेश्चन को हायर लेवल पे थिंकिंग करने के लिए प्लीज़ थोड़ी शांति से सुनिए मैं कह रहा हूँ। 2. विथ रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन कल्चर ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल। क्वेश्चन क्या है, एक टेबल बन रहा है, एक तरफ ऋग्वैदिक लोग हैं आर्यन, एक ऋग्वैदिक आर्यंस है, एक तरफ कौन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं, IVC के लोग हैं। उसको कंपेयर किया जा रहा है, यही लिख रहा है ना, विथ रेफरेंस टू द डिफरेंस, फोकस करिए, डिफरेंस बोल रहा है, तो उसी को कंपेयर कर रहे हैं। तो जब कंपेयर कर रहे हैं 1 2 3, जब आप इन तीनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, चिंता मत करिए, तो आपको ये पता चलेगा कि जब कंपेयर कर रहे हैं तो अगर एक चीज़ पॉजिटिव है तो दूसरी चीज़ निगेटिव है। मैं बताऊंगा कैसे। पहला देखिए, ऋग्वैदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वारफेयर। यहाँ पे मेल, कोट ऑफ मेल का मतलब हिंदी में देखेंगे तो कवच बताया हुआ, तो ईजी हो जाता है। कभी कभी हिंदी भी रेफर कर लीजिए, कोट ऑफ मेल नहीं समझ में आ रहा, कवच है इसका मतलब, शरीर पे जो कवच पहनते हैं, और हेलमेट जो सिर पे पहनते हैं। इन वारफेयर वेयर एज पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग देम। नाउ टेल मी वन थिंग,
वी आर नॉट श्योर कि ये लोग कोट ऑफ मेल हेलमेट यूज करते थे कि नहीं करते थे। गाय के लिए लड़ते थे इतना हम जानते हैं, बट ये वारफेयर में ये चीजें यूज करते थे कि नहीं करते थे ये हमें नहीं पता है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है, कंपेयर किया जा रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ने से कोई साक्ष्य नहीं छोड़े। हैव यू एवर हर्ड कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें कोई हेलमेट मिला हो? अरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने कोई लड़ाई लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी, इसके भी आज तक प्रमाण नहीं मिले। बस इतना पता चला है कि सिटाडेल होता था वेस्टर्न साइड में और गेस करते हैं कि वो सुरक्षा के लिए होता था, बट किसी से लड़ाई नहीं लड़ी क्यों खत्म हुए ये आज तक नहीं पता चला है। तो एटलीस्ट यू आर वेरी श्योर कि जो सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, वो बात तो सही है, वो बात तो सही है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग देम। ये क्या है? निगेटिव है। और ऊपर वाला क्या है? पॉजिटिव है। मतलब ऋग्वैदिक आर्यन के पास कोट ऑफ, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास कोट ऑफ मेल नहीं था तो आर्यन के पास था, और हम जानते हैं कि इंडस वैली के पास तो नहीं था, इतना तो आप श्योर हैं, तो आर्यन के पास होगा। ये पॉजिटिव निगेटिव मिल रहा है आपको, ये स्टेटमेंट सही है। हायर लेवल थिंकिंग आप समझ रहे हैं। यहां पे एक चीज सत्य है, एक चीज असत्य है, दोनों के बारे में ऐसे मत सत्य असत्य मत बोलिए। एक कहिए कि निगेटिव स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कंपेयर किया जा रहा है। तो ऋग्वैदिक आर्यंस के पास पहला जो स्टेटमेंट है कोट ऑफ मेल, वो क्या है उनके पास? जो स्टेटमेंट है सही है। और वो सही क्यों है? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली बात सही है और इनके पास नहीं है, और इनके पास लिखा हुआ है ऋग्वैदिक के पास है। तो एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास हेलमेट नहीं है, ये आप श्योर हैं, अपनी एजुकेशन से इतना जानते हैं, और ऋग्वैदिक के पास है। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव मिला। दूसरा स्टेटमेंट, ऋग्वैदिक आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर whereas इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। तो ऋग्वैदिक आर्यन के पास गोल्ड सिल्वर कॉपर, जहां तक आयरन की बात होती है यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि ये कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं ऋग्वैदिक के पास आयरन था, कुछ के पास नहीं था। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बोलते हैं कि ऋग्वैदिक के पास नहीं था, जो लेटर वैदिक पीरियड था तो वहां आयरन था, लेकिन आयरन तो दिया नहीं। गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज कॉपर, अब हम ये नहीं जानते हैं कि गोल्ड सिल्वर कॉपर था कि नहीं था, लेकिन बच्चा जानता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन नहीं था, तो ये आयरन नहीं था, निगेटिव। तो इसका अपोजिट होना चाहिए कि इनके पास ये सारी चीजें थी, वो पॉजिटिव। ठीक। थर्ड, ऋग्वैदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स वेयर एज देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन। नाउ यहां पे इसको सेकंड स्टेटमेंट से नहीं, फर्स्ट पार्ट से कंपेयर करके देखिए। ऋग्वैदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स, इतना आप श्योर हैं भाई? आर्यन के पास तो हॉर्स थे, ये तो हर कोई जानता है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास हॉर्स थे कि नहीं थे, आप कंफ्यूज है यहाँ पे। कुछ लोगों का कहना है कि था, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं था। तो ऋग्वैदिक आर्यन के पास हॉर्स थे कि नहीं थे? पॉजिटिव। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो आपकी इंडस वैली वाले के पास होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। कॉन्सेप्ट समझे? तो समझ गए ना आप इस चीज को, कैसे पॉजिटिव निगेटिव किया हुआ है। लेकिन जब अगर स्टेटमेंट की बात करेंगे तो वो कैसे चल रहा है ये देखिए। इंडस वैली वाले लोगों के पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं था कि उन्होंने हेलमेट यूज किया था। ऋग्वैदिक के पास हेलमेट यूज किया था। पॉजिटिव निगेटिव, ये स्टेटमेंट सही है। ऋग्वैदिक आर्यन के पास गोल्ड सिल्वर और कॉपर की नॉलेज थी, और जो आपके इंडस वैली के लोग थे वो उनके पास आयरन की नॉलेज थी। आयरन नहीं था ना इनके पास, इतना आप श्योर हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक। कंपेयर किया गया है, एक जो है इनके पास निगेटिव का मतलब कि इनके पास ये चीज नहीं है, और इनके पास पॉजिटिव था। लेकिन अगर यहाँ पे स्टेटमेंट को देखें तो दोनों को पॉजिटिव बनाया गया है कि इनके पास कॉपर और आयरन था, और उनके पास गोल्ड सिल्वर कॉपर था। इनके पास आयरन नहीं था भाई। कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट पे जाएगा तो बोलेगा कि ओनली कॉपर एंड आयरन, इसलिए गलत है। नहीं आयरन भी नहीं है इसलिए गलत है। ठीक है, आयरन से मतलब है। पहला राइट है, दूसरा रॉन्ग है, हम श्योर हैं। और फिर पॉजिटिव निगेटिव देखें तो इंडस वैली के पास ये चीज़ नहीं है, घोड़ा नहीं है, और ऋग्वैदिक के पास घोड़ा है। तो एक जो चीज़ एक के पास है वो दूसरे के पास नहीं है, ऐसा वाला सिस्टम चल रहा है कहीं ना कहीं। इस तरह से आपका 1 और 3 आंसर निकाल सकते थे। और अगर आप नहीं जानते, कुछ नहीं लगा पाते इस लेवल की थिंकिंग, तो कम से कम इतना तो पता था कि इंडस वैली के पास आयरन नहीं था। इतना जब पता था कि आयरन नहीं था तो कम से कम इस कंडीशन में तो आप आ ही जाते। और जब ऐसे कन्फ्यूजन बच जाए 1 और 3, तो क्या बोला है मैंने ये लगाने को। तो आप डिफरेंट वे से अराइव करेंगे तो ये आंसर निकाल सकते थे। लेकिन दिक्कत ये कि अगर आप स्टेट पीएससी वगैरह के एग्जाम में पढ़ के जाएंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में घोड़ा था, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो फिर आप जो है बस 1 मार्क आएंगे। तो इसमें बहुत लोगों ने गलत किया, और यूपीएससी के आंसर की कस लोग वेट कर रहे थे। हर कोई परेशान था, मुनाल से लेके विजन, कि है कि नहीं है। होती है चीज़ें, बट आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो कैसे करके आंसर यहाँ पे कर सकते थे। 1 का तो आप श्योर थे, और 2 का आप श्योर थे कि रॉन्ग है। तो 1 सही था, राइट, लेकिन 2 रॉन्ग था। तो दैट मीन्स कि आप कम से कम इतना तो एलिमिनेट कर लेते हैं।
और जो हेल्प हो रही है यहाँ पे एलिमिनेट करने में 2 से ही हो रही है, क्योंकि फाइनली तो आपका 1 तो बच ही रहा है। तो उस कंडीशन में आप जो ज़्यादा वाला है 1 कॉमन आ रहा है, 1 और 3 यहाँ पे आ रहा है, तो आप ऐसे मार्क करें। लेकिन हायर लेवल के थिंकिंग आप सोचें, यहाँ पे तो तुलना की जा रही है। एक के पास आयरन नहीं है, ये चीज़ नहीं है, एक के पास ये चीज़ है, एक के पास जो है कोट नहीं है, एक के पास है, और एक के पास जो है घोड़ा नहीं है, एक के पास है। ऐसे तुलना की जा रही है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें पलट दी है ना। यहाँ पे नहीं की जगह इसके पास भी आयरन बोल, इसके पास आयरन बोल दिया, तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव हो जा रहा था। तो इसलिए जो है हमने इसको एलिमिनेट किया था। समझे बात को? ठीक, थोड़ा सा डिफिकल्ट एनालिसिस था, आई अंडरस्टैंड। थर्ड, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम इज समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज़ विथ रेफरेंस टू। तो अब ये जो डेली करंट अफेयर में आ रहा था और लोग यहाँ फंसे थे, परेशान होकर, लोगों की भी गलती नहीं थी, ए और डी में दोनों मिलते जुलते थे। देखिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है ना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये स्किल इंडिया मिशन का पार्ट था। और मैंने आपको क्या बोला कि जो फ्लैगशिप स्कीम होगी वो हमेशा इंपॉर्टेंट होगी। तो स्किल इंडिया हो या डिजिटल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, ये सारे आपके जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे हमेशा से। स्वच्छ भारत हो, ठीक। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम, अब यहाँ पे कम से कम हम जो वर्ड का मीनिंग है कि हमें क्या करनी है, प्रायर लर्निंग। कोई इंसान पहले से कुछ चीज़ें सीख के बैठा हो, उसको रिकॉग्नाइज करना है, तो कहीं ना कहीं सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा, है ना। कोई इंसान पहले से कोई चीज़ बैठ का मतलब सीख के बैठा हो, तो कहीं ना कहीं उसको रिकॉग्नाइज करने की बात हो रही, तो कोई सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट, सर्टिफाइंग द स्किल्स एक्वायर्ड बाय कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थ्रू ट्रेडिशनल चैनल। तो पहले से कहाँ सीख के बैठा है, वो ट्रेडिशनल तरीके से कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है। मेरे बिहार के लोग जो हैं कंस्ट्रक्शन में, उनको बहुत अच्छे से सीमेंट लगाना आता है, पहले से सीख के बैठे हैं। तो क्या हम उनको पूरी ट्रेनिंग देंगे फिर बोलेंगे कि अब तुम्हें हम सर्टिफिकेट देंगे? नहीं। अगर उसकी स्किल ऑलरेडी एक्वायर्ड है तो हम उसको रिकॉग्नाइज करके टेस्ट करवा के सर्टिफाई कर देंगे। तो एक तो यहाँ पे ठीक लग रहा था, बाकी में तो कोई सेकेंड और थर्ड में तो कोई कंफ्यूजन नहीं था, इसको आराम से एलिमिनेट कर रहे थे। एनरोलिंग द पर्सन्स इन यूनिवर्सिटीज फॉर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में मतलब डालेंगे तो गजब बात करते हो यार। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में स्किल के कहाँ से बात आ गई, एजुकेशन की बात आ गई। अब आप सीखने जाओगे, मतलब लैंग्वेज सीखने जाओगे डिस्टेंस लर्निंग में, अरबिक, और आपको आ रही है इंग्लिश, तो आपको प्रायर लर्निंग हो गई आपकी, कोई मतलब नहीं बनता। रिजर्विंग सम स्किल्ड जॉब्स टू रूरल एंड अर्बन पुअर इन सम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ये रिजर्विंग सम जॉब्स, ये सब कहाँ से आ गया? बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। हमें तो रिकॉग्नाइज करना है, हमें रिजर्वेशन कहाँ देना है यार। हमें रिकॉग्नाइज करना मतलब सर्टिफिकेशन देना है। तो ए ठीक लग रहा था और कन्फ्यूजन था डी में, सर्टिफाइंग द स्किल्स एक्वायर्ड बाय ट्रेनीज अंडर द नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेन का यूज करके, थोड़ा सा गहरी सांस लेके अगर देख लेते ना, तो क्या बोल रहे देखिए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अच्छी बात है। यहाँ पे जो है ट्रेनी को जो है स्किल दिए जा रहे हैं, और ये बहुत प्रोबेबल आंसर ये भी लग रहा है। बट एक बात बताइए, क्या लिखा हुआ है? सर्टिफाइंग द स्किल्स एक्वायर्ड बाय ट्रेनीज अंडर द। जब ट्रेनी को एक प्रोग्राम के अंदर ही वहाँ पे स्किल सिखाई जा रही हैं, तो फिर प्रायर लर्निंग कहाँ से आ रही है? एक ट्रेनी आज का बच्चा पैदा हुआ, उसके पास स्किल्स कितनी थी? 0 थी। उसने नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया, NSDC करवा रही है, और वहाँ जाके उसको कुछ स्किल्स आए, उसको सर्टिफाई करना, क्या उसके प्रायर लर्निंग की रिकॉग्निशन है? प्रायर लर्निंग तो उसका 0 है स्किल। तो फिर ये आंसर कैसे हो सकता है? क्या आपको स्कीम के बारे में जानने की जरूरत थी? 1 2 तो ये BC तो किसी काम के नहीं थे, BC थे काम के नहीं थे, और A और D में कन्फ्यूजन था। लेकिन D की एक अगर केयरफुली रीडिंग करें आप एग्जाम में बैठ के, ज़्यादा हड़बड़ाएं ना, कॉन्फिडेंस रखें, सीधे सीधे बिटवीन द वर्ड्स पढ़ें, सर्टिफाइंग द स्किल्स एक्वायर्ड बाय द ट्रेनीज अंडर द नेशनल स्किल डेवलपमेंट। जो ऑलरेडी प्रोग्राम के अंदर सीख रहा है, तो उसकी प्रायर लर्निंग तो नहीं हुई ना, वहीं पे आके सीखा है उसने, उसके पहले से तो आता ही नहीं था। लेकिन यहां देखिए, सर्टिफाइंग द स्किल्स एक्वायर्ड बाय कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थ्रू ट्रेडिशनल चैनल, उसने प्रोग्राम के पहले ट्रेडिशनल तरीके से अपने बाप से दादा से सीखा है। और ये चीजें खाली कंस्ट्रक्शन में नहीं, टेक्सटाइल वगैरह में भी की गई। ठीक, इजी है ना, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, चीजें एकदम हलवे जैसी हैं। 4, फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग अज्यूम्स इंपॉर्टेंस इन बीइंग ए गुड लिंक बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट आया था कि इंडिया का जो ईस्टर्न, ये वेस्टर्न घाट है,
और ईस्टर्न घाट जो है तो इकोलॉजिकली कहाँ पे ज्वाइन हो रहा है। अब एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, अगर आप पढ़ेंगे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में, साउथ के जब आप टाइगर रिजर्व वगैरह पढ़ते ना, फोकस एरिया अगेन प्रोटेक्टेड एरिया ही है, लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट आया तो है आपके टाइगर रिजर्व से, और टाइगर रिजर्व लिमिटेड है। नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व तो आपके रटे होने चाहिए ऐसे भी। तो अगर आप उस टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ते तो आप जानते कि वहाँ पे वेस्टर्न घाट का भी पोर्शन है और ईस्टर्न घाट का भी पोर्शन है, इसलिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए कि लोकेशन कहाँ है, लेकिन आप देखेंगे तो लोकेशन आसपास में ही है। नागरहोल आसपास में ही है, शेषाचलम थोड़ा दूर है, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व दूर है, नल्लामल्ला फॉरेस्ट दूर है। तो यहाँ पे दो में कंफ्यूजन था लोगों को, नागरहोल में और सत्यमंगलम में, लेकिन अगर आप केयरफुल रीडिंग करेंगे तो फिर आप वहाँ पे कर सकते थे, उसका कोई और उपाय नहीं है। 5 वन ऑफ द केयरफुल रीडिंग मतलब पहले एग्जाम के पहले, वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ, वेरी वेरी बच्चा वाला क्वेश्चन, नन्हा वाला क्वेश्चन। आप बच्चों से पूछिए कि भैया, बच्चू, बेबी, बाबू, एक बात बताओ कि सोसाइटी में इक्वालिटी होगी तो किसी को अलग से प्रिविलेज मिलेगा? तो बोलेगा नहीं मिलेगा। तो सोसाइटी में इक्वालिटी होगी तो क्या जो है लोगों पे रेस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएंगे? नहीं, खत्म तो कैसे हो जाएंगे? जब इक्वालिटी मेंटेन करनी है तो रेस्ट्रिक्ट तो लगाने पड़ेंगे। हाँ, इक्वालिटी मेंटेन करते तो रेस्ट्रिक्ट तो लगाने पड़ेंगे, नहीं तो टेररिस्ट जो है अपना गन उठा के AK-47 तैयार हो जाएगा। तो फिर आप इक्वालिटी मेंटेन कैसे करोगे? रेस्ट्रिक्शन तो लगाने पड़ेंगे यार, ये तो हर जगह होता है। कंपटीशन, ओके, तो अगर हम इक्वालिटी मेंटेन करेंगे तो कंपटीशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। हर कोई सेल्फ की प्रोग्रेस के लिए भी तो काम कर सकता है। इनकम बराबर मिलता है, स्टेटस बराबर है। हालांकि ये कम्युनिस्ट थ्योरी के देखा गया तो ये चीज़ फेल हो गई है, लेकिन ये कोई रूल नहीं है। कई इंसान एकदम इक्वल कंडीशन में भी, माँ बाप जो है सब बच्चों को बराबर प्यार देते हैं, फिर भी तो एक बच्चा तो आगे निकल जाता है, प्रिविलेज ना दो फिर भी। ठीक, तो आपका कंपटीशन नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है, कंपटीशन लोग फिर भी कर सकते हैं। जलन और क्या, आइडियोलॉजी का एब्सेंस, ये क्या है यार, ये क्या है? तो एब्सेंस ऑफ व्हाट? प्रिविलेजेस। जैसे आपके टाइटल्स अबॉलिश किए जाते हैं ना, ऐसी जो चीज़ें हैं उनकी बात की जा रही है। तो इक्वालिटी अगर आप मेंटेन करोगे तो प्रिविलेजेस आप किसी को नहीं दे सकते, रूल ऑफ लॉ मेंटेन होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ मेंटेन होगा ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना। प्रिविलेजेस पढ़ा तो है आपने, इक्वालिटी बिफोर लॉ 14 रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है वो? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। किसी को प्रिविलेज नहीं मिलेगा। लो, ऑर्डिनरी कोर्ट में सब लोगों को एक जैसा ट्रीट किया जाएगा, तो प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे। तो सिंपल क्वेश्चन तो बच्चों वाला। छठी मैया दूध। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ, क्या है बाप रे बाप, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फाउना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स ट्रैफिक। ओहो सॉरी, ट्रैफिक का क्वेश्चन आ गया। ट्रैफिक तो मैंने बहुत बार पढ़ाया। ट्रैफिक जो है वही देखता है कि फाउना एंड फ्लोरा का जो ट्रेड हो रहा है वो कितना, मतलब क्रिमिनल ट्रेड हो रहा है नहीं हो रहा है। ये जो है वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है, कि वाइल्ड लाइफ की जो तस्करी वगैरह ना हो पाए। ये देखिए एक NGO है ट्रैफिक, है ना, एनवायरनमेंट वगैरह में पढ़ाया आपको अच्छे से, PT 365 वाले आपकी सीरीज में आपको मिल जाएगा लास्ट ईयर का। तो ये एक NGO है जो कि ग्लोबल लेवल पे ट्रेड जो होता है एनिमल का भी और प्लांट का भी जो ट्रेड होता है उसको ये देखता है कि जब अगर ट्रेड हो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेंटेन रहे, है ना। तो ट्रेड हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेंटेन रहे, साथ ही साथ जिन एनिमल प्लांट की डाइवर्सिटी की बात हो रही है तो बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन रहे, इन दोनों पे कोई खतरा ना आए। ट्रैफिक बना कब था? ट्रैफिक बना था 1976 में, और आपको रट लेना है आज से। ट्रैफिक जो 1976 में बना था तो उसके पीछे जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है WWF, और साथ ही साथ इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN, ये दोनों इन्वॉल्व है। तो याद रहेगी ये चीज़ आपको। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम में। तो ट्रैफिक कब बना? 1976 में। और ये क्या है? एक NGO है, इंटरनेशनल NGO है, और इसको बनाया था IUCN ने मिलके। किसके साथ? IUCN मिला किसके साथ बताइए? IUCN और WWF ने यहाँ पे मदद की थी बनाने में। ओके ठीक, तो ट्रैफिक इज ए ब्यूरो अंडर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम? बिल्कुल नहीं, UNEP से कोई रिलेशन ही नहीं है। द मिशन ऑफ ट्रैफिक इज
टू इंश्योर, या और ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि फलानी जो इनिशिएटिव है, फलाना जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके अंदर है। इंडिया में भी देखिए ना, पूछते हैं कि FSSAI किसके अंदर है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से कैसे रिलेटेड है। आपको ना ऐसे जो फेमस ऑर्गेनाइजेशन है उनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से कैसे बना और किसने बनाया है, उसके पीछे क्या है। जैसे आप देखेंगे वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कई चीज़ें बनाई हैं, UNEP ने तो कई सारी चीज़ें बनाई हैं, UNFCCC के कई सारे इनिशिएटिव हैं, तो ये सारे ना आपको पता होने चाहिए मेन, है ना। यूनाइटेड नेशन के कितने इनिशिएटिव, ये सब पता होना चाहिए। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ये सब लाइमलाइट है और इंडिया की तो सारी मिनिस्ट्री का आपको पता होना चाहिए। द मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू इंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट ए थ्रेट टू कंजर्वेशन ऑफ द नेचर। बिल्कुल सही, बायोडाइवर्सिटी भी रखना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होने देना है, तो कोई दिक्कत नहीं ना अभी तक। छठा क्वेश्चन हो गया। सातवां क्वेश्चन करें कि नहीं करिएगा, कर लीजिए। सातवां, विच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग वाज द एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नॉर्मल लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था, तो उसमें प्रियम्बल में 3 वर्ड डाले गए थे, SSI है ना, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, तो ये 3 वर्ड डाले गए थे। साथ ही साथ और भी बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी डाला गया। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो डाला गया था उसकी एक लिस्ट मिलेगी आपको, और लिस्ट लक्ष्मीकांत में बड़े प्यार से दी हुई है। बाद में और भी गवर्नमेंट ने कुछ कुछ ऐड किया, तो ये सारे जो 5-6 चीज़ें हैं वहाँ पे DPSP में जो ऐड हुई हैं बाद में, वो आपको रट लेना है, आपको जान लेना है। ये मैंने पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे, देख लीजिएगा। इसका आंसर पे मैं नहीं डिस्कस करूँगा। लक्ष्मीकांत से आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग, बोलो ना, इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन 20+ थे और जिसको पॉलिटी आती थी उसने इस पेपर को रौंद दिया। 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, क्या सच है। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ अ स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन। अरे यार, क्या बच्चों वाला स्टेटमेंट दे दिया। फंडामेंटल राइट सिटीजन को देते हैं ना, क्लेम्स अगेंस्ट द स्टेट, उसको पलट दिया। देखिए ना, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ अ स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन, मतलब स्टेट जो सिटीजन को क्लेम करेगा कि मेरे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, मैं तुम पे रिट पिटिशन डालूंगा। ओ, राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्टेट। प्रिविलेजेस तो देता ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों, आर्टिकल नंबर पहला ही देख लीजिए ना, वहाँ पे 12 और 13 तो आपका डेफिनेशन है स्टेट और लॉ का। 14 पे क्या है, राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो यहाँ प्रिविलेजेस की तो बात ही नहीं है, हमें तो मेंटेन करना है इक्वालिटी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। कितना इजी क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन, क्या देखने की जरूरत थी। पहले का तो रिवर्स करके यहाँ पे डाला हुआ है मजाक बना दी, मजाक। 9 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक, तो आपके जो इंडेक्स वगैरह है ना, तो आप क्या पढ़ने लगते हैं, शंकर आयुष ने पूरा डॉक्यूमेंट बना उसको पूरे पढ़ ले। नहीं भैया, ये सब क्यों पढ़ते हैं आप। आपको इंडेक्स वगैरह पढ़नी है उतनी जितना कि आपके मंथली मैगजीन में या फिर आपके PT 365 में साल भर में आया हुआ है। रिसेंटली 1.5 साल का जो इतना इंडेक्स आया हुआ है जो आपके मैगजीन में उतना, ऐसे तब पढ़ने लगेंगे तो 1000 इंडेक्स हो जाएगी। ये कोई वो एग्जाम थोड़े स्टेट PSC वगैरह का, जबरदस्त UPSC का। तो UPSC के लिए कौन से ऑर्गेनाइजेशन के इंडेक्स ध्यान में होने चाहिए, एक दो बाहर से आ जाए कोई बात नहीं, मोस्टली किसके ध्यान में होने चाहिए। मोस्टली आपको ये UN विमेन वगैरह का नहीं, WHO से मिलो कुछ तो देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन का डायरेक्ट कुछ मिले तो देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक का होना चाहिए आपको ध्यान, इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड का होना चाहिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए, साथ ही साथ आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एकदम रट्टा होना चाहिए कि कौन कौन से उसके रिपोर्ट आते हैं, क्योंकि बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन हो गई आजकल, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। साथ ही साथ आपको UNDP के रिपोर्ट जानने चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह के बारे में। वर्ल्ड बैंक वाला बहुत इंपॉर्टेंट, उससे बार बार क्वेश्चन आ जाता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई रिपोर्ट निकाले ना, तो आपको उसके कंपोनेंट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसके अलावा 1-2 और होंगे, उनके बारे में भी देख लीजिएगा। और कंट्री में अगर बात करें हमारे, तो नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसकी रिपोर्ट्स को देख लीजिएगा, मत भूलिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का होता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, बहुत चल रहा था यार, बहुत न्यूज़ में रहता था, इंडिया में इतना हो गया, इंडिया में इतना हो गया, दिन रात ट्विटर पे और फेसबुक पे लोग पोस्ट किए जा रहे हैं। 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्मार्ट इंडिया। मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको बोला ना स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, और क्या बोला मैंने आपको, मेक इन इंडिया। गलती से मैं स्मार्ट इंडिया बोलना भूल गया था, बट यू वेरी वेल नो राइट। फ्लैगशिप स्कीम्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, नरेगा भी रहेगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी रहेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना भी रहेगा, नीति आयोग इनका बहुत फेवरेट है। कितने एरिया हो गए, 8-10 एरिया, तो इतना नहीं करके जा सकते क्या। स्वच्छ भारत मिशन, इतना नहीं करके जा सकते आप, बताइए। तो उसमें ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2017। तो जो सिटीज़ बनाने ना, स्मार्ट सिटीज़ जो बनाने हैं, तो उसके लिए एक हैकाथन ऑर्गेनाइज किया था, तो उसके बारे में स्टेटमेंट पूछे हैं।
इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपिंग एवरी सिटी ऑफ आवर कंट्री इनटू स्मार्ट सिटी। अब बताइए, पढ़ने की जरूरत थी, पढ़ के जाने की जरूरत थी ये चीज़? नहीं ना, वहाँ पे एलिमिनेशन नहीं कर सकते थे। क्या लिखा हुआ है? मैंने बोला ना इस क्वेश्चन पेपर में बहुत एलिमिनेशन चलेगा, एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाला। क्या करूँ, चल रहा तो चल रहा। एवरी सिटी ऑफ आवर कंट्री, और इसके लिए एक्सट्रीम का मत देखिए ना यार, कॉमन सेंस है यार, एक्सट्रीम पे क्यों जा रहे हो आप, वो सब मत करो। एवरी सिटी ऑफ आवर कंट्री जो है स्मार्ट सिटी बना दी जाएगी 10 साल में। तो मतलब मेरा औरंगाबाद ये स्मार्ट सिटी बनेगा? आपको लगता है 10 साल में बन जाएगा? हाँ सासाराम, सासाराम पता नहीं होगा, अब नाम नहीं लूंगा, सुल्तानपुर, हाँ गाजीपुर, ये सारे जो है स्मार्ट सिटी बन जाएंगे? कैसे सही हो सकता है? वन सही नहीं है ना, इतना तो कम से कम कर सकते थे। 2 पे क्या लिखा हुआ है? इट इज एन इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी इनोवेशन फॉर सॉल्विंग मेनी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय आवर कंट्री। इसमें क्या किया था ना, कई बच्चों को बुला के बोला गया था कि हैकाथन चल रहा है, आप लोग जो अपना प्रपोजल करो, डिजिटल टेक्नोलॉजी बताओ। इसीलिए थॉन भी लगा हुआ है, जैसे होता है ना हैकाथन, हैक वाली चीज़, तो इसीलिए लिखा हुआ क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करें कि स्मार्ट सिटीज़ में उसको यूज़ करें और हमारे जो नॉर्मल प्रॉब्लम होती है जो उसको सॉल्व करें। तो ये बिल्कुल जेनरिक स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है। बाकी थर्ड देख लेते हैं। इट इज अ प्रोग्राम एम्ड एट मेकिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन आवर कंट्री कंप्लीटली डिजिटल इन ए डिकेड। अगेन सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब आर वी रियली टॉकिंग अबाउट द यूपीएससी पेपर? कभी कभी तो मुझे डाउट होता है कि ठीक है आप क्वेश्चन ईजी डालिए, लेकिन ये डाल के आप क्या करना चाह रहे हैं, मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये तो सीधे सीधे ये हुआ कि भाई एकदम जिसके पास कॉमन सेंस नहीं उसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं। ये बेइज्जती की जरूरत तो नहीं थी, थोड़ा डिफिकल्ट भी डाल सकते थे। इट इज ए प्रोग्राम एम्ड एट मेकिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन आवर कंप्लीटली डिजिटल। 10 साल में इंडिया में सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिजिटल और करेंसी खत्म। ऐसा डिमोनेटाइजेशन की 100% डिजिटल, हाथ हाथ से पैसा ही नहीं दिया जाएगा। क्या मजाक है, क्या एक्सप्लेन करो इसको? ऐसे क्वेश्चन नहीं डालने चाहिए, पता है। ठीक है फाइन, यू आर चेकिंग द पीपल हु आर विद सम कॉमन सेंस और नॉट, बट सिटिंग इन द एग्जाम पीपल इंटेलिजेंट लाइक यू, आप तो ऐसे मार्क कर दोगे यार, फट से आंसर निकाल दोगे, मतलब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अगेन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर 2-4 महीने में न्यूज़ में रहती है, इतना कर दो उतना कर दो। एक तरफ फिस्कल पॉलिसी चलती है, एक तरफ मॉनेटरी पॉलिसी चलती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में आपको हमेशा जानना चाहिए। एक और चीज़ है ऐसी, जीएसटी काउंसिल के बारे में आपको हमेशा जानना चाहिए कि उसके कौन कौन से मेंबर होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और इसके बारे में इट डिसाइड्स द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। ऑब्वियसली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई वगैरह का बोलबाला होता है, और उसी के थ्रू होता है रिजर्व, आपका जो रिपो रेट वगैरह होता है वो सब डिसाइड होता है, और आरबीआई का बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट भी वहीं से डिसाइड होता है। इट इज ए 12 मेंबर बॉडी इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर। खैर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए आरबीआई एक्ट है ना 1934 का, उसको 2016 में अमेंड किया गया। और कैसे किया गया? जो बजट आया था ना, तो फाइनेंस एक्ट बना, उस फाइनेंस एक्ट जो आया था 2016 में, उससे अमेंडमेंट की गई आरबीआई एक्ट 1934 में, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को एक स्टैट्यूटरी पूरा फ्रेमवर्क वगैरह दे दिया गया। चूँकि 16 में किया गया था इसीलिए 17 में आया है, बहुत आसान। तो 17 में जब आया तो इसमें 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर जो होते हैं वो आरबीआई साइड से होते हैं, और बाकी 3 मेंबर जो होते हैं गवर्नर साइड से होते हैं, गवर्नमेंट साइड से होते हैं। और जो आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो इसके एक्स ऑफिसियो क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं, गवर्नर साहब आरबीआई के। देखते भी होंगे मीटिंग के बाद जो उनका स्टेटमेंट आता वगैरह आता है। तो 12 मेंबर बॉडी, नो इट इज़ 6 मेंबर बॉडी, तो ये गलत है। इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, नहीं, गवर्नर की तरफ से। बच्चों वाले क्वेश्चन 1, ठीक। उसके बाद चलते हैं 12 पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करो इंतजार। विथ रेफरेंस टू द मणिपुरी संकीर्तन, ये पढ़ा दिया ना आर्ट एंड सॉरी मैपिंग में पढ़ा, मैपिंग में पढ़ा है ना, आ गया ना क्वेश्चन। मैंने पलटा थोड़े था, ये सब पलटा थोड़े था। विथ रेफरेंस टू द मणिपुरी संकीर्तना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस। ये क्यों है मणिपुर संकीर्तना, क्यों पढ़ा, आपको क्यों पूछा? यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। प्लीज़ इसकी लिस्ट के सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। एट द सेम टाइम यूनेस्को के जितने भी इंडिया में साइट हो गया सारे पढ़ लीजिएगा। एट द सेम टाइम रामसर साइट की बस लोकेशन की नॉलेज रख लीजिएगा, रामसर साइट्स की आर्टिफिशियल है कि नहीं, ये सारे फोकस एरिया होते हैं। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में जितनी भी है आपको सबके बारे में अच्छे से जानना है, ठीक है। रामसर साइट जितनी है
उसके सबका आपको लिस्ट पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट में नेचुरल है कि अननेचुरल है, कैसे, ठीक, मतलब आर्टिफिशियल है। यूनेस्को के इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है इंडिया में आपको जानने हैं। यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में जितने भी आपके साइट इंक्लूडेड हैं आपको जानने हैं। टाइगर रिजर्व जानने हैं आपको, नेशनल पार्क जानने हैं, आप अवॉइड नहीं कर सकते। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो न्यूज़ में है या एक इंपॉर्टेंट एनिमल के लिए, मान लीजिए कि घड़ियाल के लिए है, जो ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं किसी पार्टिकुलर ऐसे एनिमल को डेडिकेट किए गए, घड़ियाल अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। समझ गए ना फोकस एरिया? बहुत डिफिकल्ट नहीं है फोकस एरिया, इजी फोकस एरिया है, कुछ ही है। तो संकीर्तन में डांस होता है, सॉन्ग होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, सिंबल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द पर्पस, तो मतलब खाली सिंबल बजाएंगे, बाकी खड़ताल वगैरह कुछ बनाएंगे तो जो वहां पे निकाल दिया जाएगा। यानी आप बताइए, खाली सिंबल बजाएंगे, बाकी कुछ बजा देंगे थोड़ा बहुत भी जाके जो है, मतलब हम वहाँ पे खड़ताल बजा देंगे, शंख बजा देंगे, तो हमको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा क्या? बताइए ना, निकाल दिया जाएगा अनटचेबल बोल के कि नहीं तुम सिंबल के अलावा कुछ और बजा रहे हो। देखिएगा उसमें और भी मैंने जो वाद्य यंत्र वगैरह बताए हैं, अगेन कॉमन सेंस है, और ओनली मटेरियल, तो एक्सट्रीम वाला बोलिए या कॉमन सेंस बोलिए, आराम से एलिमिनेट कर सकते थे ना यार, कर सकते थे। तो फिर तो ऐसे भी जो तो है आपको मेरा ट्रिक लगाइए, 1 ओनली 1 है, 3 आंसर आ गया। 3 देख लीजिए, इट इज़ परफॉर्म्ड इन टू नरेट द लाइफ एंड डीड ऑफ द लॉर्ड कृष्ण, सही बात है, लॉर्ड कृष्ण के लिए किया जाता है। सो अब यूनेस्को वाला है तो ईजी है। 13, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रैयतवारी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश। तो स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिएगा चुपचाप, ठीक। रैयतवारी में कौन कौन लोगों का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट था, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो का था, कैसे नहीं था मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, पढ़ के जाना है, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक। एक था रैयतवारी, परमानेंट सेटलमेंट महलवारी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। 14, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स व्हाट इज और आर द एडवांटेज और एडवांटेजेस ऑफ बायोरेमिडिएशन टेक्निक। बायोरेमिडिएशन में क्या करते हैं आपको पता है क्या? ये जमीन है, ये जमीन के अंदर हैवी मेटल हो गया ना, ऐसे ऐसे हैवी मेटल हो गया। अब इस पर आप क्या करिए कि इस पर आप एक प्लांट लगा दीजिए। अरे मेरा प्लांट का और गहरा कलर होना चाहिए, इस पर एक प्लांट लगा दीजिए, ट्री बन गया क्या? हाँ। तो ये क्या मान लीजिए कि इसकी जड़ें जो है ना क्या करेंगी, धीरे धीरे इसका हैवी मेटल जो है ना यहाँ से खींच लेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि सोडियम वगैरह सॉइल से ले रहे हैं, नाइट्रोजन सॉइल से ले रहे हैं, तो साथ में हैवी मेटल को भी खींच लेंगी थोड़ा बहुत, तो खींच लेंगी तो। और कुछ उसके लिए प्लांट ऐसे होते हैं जो खास करके ज़्यादा खींचते हैं, तो ऐसे प्लांट को लगाया जाता है, ट्री को लगाया जाता है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग डाल दीजिएगा तो और ज़्यादा खींचने लगेगा, तो जो हैवी मेटल यहाँ पे था वो धीरे धीरे प्लांट में चढ़ा जाएगा ना, तो जमीन से तो निकल गया, अब ट्री को काट के फेंक दीजिए या फिर बायोफ्यूल बना लीजिए, आपकी मर्जी है। तो इसीलिए बायो रेमेडिएशन किया जाता है। समझ गए बायो रेमेडिएशन का कॉन्सेप्ट? रेमेडी मतलब क्या होता है? इलाज करना। बायो मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल तरीके से इलाज करना। बायो रेमेडिएशन क्या है? प्लांट वगैरह का यूज करना। तो बायो रेमेडिएशन से क्या फायदे होते हैं ना। अच्छा, चूंकि ये बायो रेमेडिएशन है तो कोई भी बायोलॉजिकल चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं बैक्टीरिया डाल दिया, ऐसे पानी बह रहा मान लीजिए, है ना, पानी गंदा है, उसमें हैवी मेटल, उसमें ऐसे बैक्टीरिया डाल दिए कि उन्होंने क्या किया, हैवी मेटल को ब्रेक कर दिया एटम्स में, छोटे छोटे, है ना, कुछ ऐसा ब्रेक कर दिया मान लीजिए, तो वो बायो रेमेडिएशन वो भी कहलाएगा। लेकिन जब प्लांट का यूज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे आप बताइए? फाइटो रेमेडिएशन। ओवरऑल सारा कुछ बायो रेमेडिएशन में। तो क्या उसके फायदे होते हैं? ओके, इट इज़, आप यहाँ पे एप्लीकेशन है लेकिन सारे यूज नहीं होंगे, ठीक है, एक इसमें से नहीं होगा। इट इज़ ए टेक्निक फॉर क्लीनिंग अप पॉल्यूशन बाय एनहांसिंग द सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट अकर्स इन नेचर। ऑब्वियसली जो नेचर में होता है। क्यों? बायोलॉजिकल चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कर रहे। तो जो नेचुरली जो चलता रहता है, नेचुरली जो प्लांट लगाते हो, बैक्टीरिया लगाते हो, जो ऑलरेडी उसका डिग्रेड कर रहा था ना, आप उसी का टेक्निक का यूज़ करके जो है पॉल्यूशन को क्लीन कर लेते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एनी अब ये थोड़े बोला है कि ओनली नेचुरली जेनेटिक इंजीनियरिंग, आपके दिमाग में अगर नहीं जेनेटिक इंजीनियरिंग कर देंगे तब तो नेचुरल नहीं रहेगा, प्रोसेस में नहीं हो रहा था। अरे भैया, तो आपसे ओनली थोड़े बोला है, इट इज ए टेक्निक फॉर क्लीनिंग अप पॉल्यूशन द सेम बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस दैट अकर्स इन नेचर। प्रोसेस तो सेम ही होगा, आप नया प्रोसेस क्या ही बनाओगे। और ओनली लिखा नहीं है तो उस तरह से इस स्टेटमेंट को सही मानना है। एनी कंटामिनेंट विथ हेवी मेटल सच एज कैडमियम एंड लेड कैन बी रिडली एंड कंप्लीटली ट्रीटेड बाय बायोरेमेडिएशन। फिर से एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाला लोचा, और यहाँ पे कंप्लीटली अप्लाई। और बोल रहा हूँ ना, ये पेपर तो पूरा का पूरा जो है ना लॉलीपॉप बन जाता है अगर आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट को पकड़ो। ये पेपर 17 का और 20 का पेपर
ये जो दोनों छोर पे पेपर बैठे हुए ना, कुछ लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है, कुछ लोगों के लिए एकदम एकदम बच्चों वाला है। जो एलिमिनेशन लगा रहे हैं उनके लिए बच्चों वाला है। तो बच्चों ने क्या देखा यहाँ पे कि ओ माय गॉड, बोल रहा है कंप्लीटली ट्रीटेड बाय बायो रेमेडिएशन। कंप्लीटली तो नहीं होगा, तो एक्सट्रीम हो गया, तो उन्होंने आंसर तो है 1-3 कर दिया, निकल के चले आए एग्जामिनेशन हॉल से, सही हो गया। सही बात है। रेडली एंड कंप्लीटली क्या होता है यार? रेडली एंड कंप्लीटली मतलब फटफट सब कुछ कर देंगे। अब ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि सारे मेटल को आप फटफट कर दोगे, तो फिर तो दुनिया की सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जानी थी। कॉमन सेंस। जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर बायोरेमेडिएशन। तो अभी तो सिखाया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अगर आप कर दोगे तो जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो जीन है, ऐसा जीन डाल दोगे कि वो क्या करेगा ना, फटफट जल्दी जल्दी जो है बायोरेमेडिएशन करने लगेगा, समझे। और ऐसा एक नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए कि वो नाले में बहुत रहने की उसको आदत है, लेकिन उसके पास बायो रेमेडिएशन की कैपेसिटी नहीं, तो आप एक काम करिए, बायो रेमेडिएशन की कैपेसिटी वाला जो है स्ट्रेन निकाल लीजिए, बैक्टीरिया का आइसोलेट कर लीजिए, उसका जेनेटिक मटेरियल इसमें डाल दीजिए। और इसको तो नाले में रहने की आदत है, तो टैनरी का जितना भी फ्लूइड आएगा चमड़े के कारखाने का जिसमें हैवी मेटल होगा, उसको ये बायो रेमेडिएट कर देगा। तो क्या दिक्कत है? ओके, ये एप्लीकेशन में क्यों नहीं लगा? क्योंकि एक जो एप्लीकेशन है वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है बिल्कुल कि रीडली एंड कंप्लीटली। थोड़ा बोलता ना पार्शियली तो ये भी सही हो जाता। 15 द ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट 1929 प्रोवाइडेड फॉर अ सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड बैन ऑन स्ट्राइक्स। ये कहाँ से आएगा? ये स्पेक्ट्रम से आएगा, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से। ओके, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ गया ना, पंचायती राज बोला तो था, फोकस एरिया आ तो गया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैं पहले बता दूं, फेडरलिज्म जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात नहीं है। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट और स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया क्या है? इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हमने फेडरेशन वर्ड यूज़ किया है क्या? दूसरा क्वेश्चन आएगा, जो फेडरेशन वर्ड यूज़ किया है क्या हमने कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, हमने यूनियन वर्ड यूज़ किया है। इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ द डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। हमारे यहाँ कोई भी स्टेट जो है इंडिया से अलग नहीं हो सकता। एक बार जो आ गया यहीं रहेगा, चाहे वो सिक्किम हो, ठीक है। अमेरिका जो है और कनाडा में जो है वो डिस्ट्रक्टिबल यूनियन है। देखिए, अमेरिका तो अग्रीमेंट से बना है ना, सारे स्टेट के, वो सारे नेशन थे, वो अग्रीमेंट किया कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाएंगे। जहाँ तक कनाडा की बात करें तो कनाडा में भी सक्सेशन का, वहाँ पे सक्सेशन बोलते हैं, फैसिलिटी लगा हुआ। कुछ सालों पहले क्यूबेक नाम की एक जगह है प्रोविंस, वो बोला कि हम निकल जाएंगे, तो उसने वहाँ पे वोटिंग कराई, रेफरेंडम या प्लेबीसाइट कहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्लेबीसाइट कराई। तो प्लेबीसाइट कराई तो वहाँ पे जो मेजॉरिटी नहीं उनको मिली, नहीं तो कनाडा से क्यूबेक जो बाहर निकलने के लिए तैयार थे। तो इंडिया में कुछ ऐसा नहीं है, जैसे होटल कैलिफोर्निया होता ना कि एक बार आप अंदर आ गए तो बाहर नहीं निकल सकते। तो इंडिया में बाहर निकलने की फैसिलिटी नहीं है। दैट इज वाई इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ द डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। तो यूनियन कभी भी डिस्ट्रक्ट नहीं होगा, स्टेट को जैसे मन वैसे पार्लियामेंट जब मन तब चाहे जो है तोड़ सकता है। हाँ, एक बार बिल को रेफर करना पड़ता है स्टेट की लेजिस्लेचर को, दैट्स इट। ज़्यादा पॉलिटी नहीं पढ़ाऊंगा, वो तो मैं 2022 के बैच में पढ़ाता हूँ ना, इसमें कैसे पढ़ा दूँ? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन। 2022 के बैच में बहुत डीप पढ़ाता हूँ मैं पॉलिटी, भारत में कोई पढ़ाता नहीं होगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एंड एक्सरसाइज। फेडरलिज्म नहीं, फेडरलिज्म में तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लेवल होती है इसकी बात होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन, ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन, डू यू रियली मीन दैट? नो, इंटायर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो चीज़ें बैठी हुई हैं या जो स्टेट के पास बैठी हुई हैं, इन दोनों जो है सेंट्रलाइज हो गई थी गवर्नेंस। तो उस गवर्नेंस को या डेमोक्रेसी को डिसेंट्रलाइजेशन का जो है वो बेस्ट डेफिनेशन है। ओके, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ओनली ग्राम सभा के बात में ना। पॉलिटी के सारे कॉन्सेप्ट में यहाँ कैसे पढ़ा दूँ? मेरा मन तो करता पढ़ा दूँ, बट फिर वो बैच में कौन आएगा? तो ओके, ग्राम सभा की बात करें तो ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट ये है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, एक गांव में या पंचायत में, कहीं भी एरिया में जो गांव भर के लोग हैं, जो वोटिंग एज है 18 ईयर के ऊपर हैं और जिनका इलेक्टोरल रोल में नाम है, वो क्या कहलाते हैं? ग्राम सभा का पार्ट कहलाते हैं। 18 साल से खाली नहीं होगा। इलेक्टोरल रोल का मतलब है, मतलब आपके पास वोटर आईडी होना चाहिए, समझ लीजिए मिला जुला के। इलेक्टोरल रोल में नाम होना चाहिए, वोटर आईडी नहीं भी हो तो आप ग्राम सभा बनाते हैं ऐसे लोग। अब ये ग्राम सभा का यूज़ क्या होता है कि कभी कभी कुछ एरियाज़ में जैसे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वगैरह हो रहा है, तो वहाँ पे ग्राम सभा की ओपिनियन ली जाती है। अगर ऐसी कंडीशन की जाती है तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो होता है। लेकिन ओवरऑल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बेस्ट अगर एक्सप्लेन करे तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को नहीं एक्सप्लेन करता। बेस्ट एक्सप्लेनेशन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। और यूपीएससी में तो बेस्ट आपसे पूछा है ना,
तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो छोटे एरिया में, वो भी अर्बन लोकल बॉडी में कहाँ है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वो तो ग्राम सभा में है खाली। 17 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नहीं कंसिडर करेंगे, क्या कर लीजिएगा। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आप बोला ना मैंने आपको डीपीएसपी इंपॉर्टेंट फोकस एरिया, मैंने पेपर पूरा थोड़े देखा था। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशंस अपॉन, आप ये बताइए कि फंडामेंटल राइट तो क्या है, फंडामेंटल राइट वो है ना जस्टिसिएबल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, जस्टिसेबल नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, जस्टिसेबल नहीं है। तो किस पे लिमिटेशन डालेंगे, लेजिस्लेटिव फंक्शन या एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे, नाइदर पे। हाँ, आर्टिकल 37 ये बोलता है, आर्टिकल 37 ये बोलता है कि वाइल मेकिंग एनी लॉ द स्टेट शुड कीप इन माइंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेकिन उस पर लिमिटेशन नहीं है, वो कोशिश करना स्टेट को कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करे, वो एक पॉजिटिव संदेश है कि आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि अब लॉ बनाएंगे ना तो आप डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो लॉ मत बनाइए। तो लिमिटेशन न लेजिस्लेटिव फंक्शन पे है ना एग्जीक्यूटिव पे। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव जो होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट लेवल पे, यूनियन लेवल पे जब अपना एग्जीक्यूटिव एक्शन करने जाए तो डीपीएसपी वहाँ पे जस्टिसिएबल नहीं होते। तो कोर्ट में कोई ये बोल के नहीं जा सकता कि देखो देखो डीपीएसपी पे काम नहीं कर रहा, शराब पे रोक नहीं लगा रहा, डीपीएसपी वायलेट हो रहा है। मतलब वायलेट कैसे होगा, वो फंडामेंटल राइट है ही नहीं आपका। द टर्म डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रैटेजी सीन इन न्यूज, ये यूरोपियन यूनियन के बारे में आ रहा था। तो डेटा प्रोटेक्शन वाला भी जो आया था रेजिम की जो बात हो रही थी, यूपीएससी ने एक बार पूछ लिया, वो भी यूरोपियन यूनियन के बारे में था। और अगर बात करें डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रैटेजी की तो वो भी यूरोपियन यूनियन के बारे में थी, वो भी जो बात थी। तो यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड यूपीएससी ने लगातार 2 बार क्वेश्चन पूछ लिए, बताइए, है ना। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट आया था। एट वन ऑफ द प्लेसेज इन इंडिया, if you stand on the sea shore and watch the sea, you will find that sea water recedes from the shoreline। ये तो पूरा जो सी शोर शेल वाला पूछ रहे हैं, मैं बोलने में दिक्कत हो रही है। a few kilometers and comes back to the shore twice a day and you can actually walk on the sea floor when the water recedes। this unique phenomenon is seen at चांदीपुर। चांदीपुर में क्या है कि ये न्यूज़ में आया, विकिपीडिया के ऐसे पेज पे जाएंगे तो साफ साफ पता है आपको 5 किलोमीटर लिखा हुआ है, 5 लाइन का इंट्रोडक्शन है और वहाँ पे 5 किलोमीटर लिखा हुआ। तो कौन बोलता है कि यूपीएससी विकिपीडिया से क्वेश्चन नहीं बनाता। बट एनीवे, मैं पता है पक्का गूगल किया होगा इन्होंने और वहाँ से देखा, विकिपीडिया से स्टेटमेंट उठा के डाल दी। तो यूनिक है, 5 किलोमीटर तक एब टाइड जब होती है ना, जब गिरावट होती है तो 5 किलोमीटर पानी रिसीड हो जाता है, पता है। और इसीलिए बहुत बढ़िया पिकनिक स्पॉट बन जाता है, बायोडाइवर्सिटी भी बहुत होती है। चांदीपुर इसलिए आया चांदीपुर क्योंकि देखिए चांदीपुर के पास जो है ना व्हीलर आइलैंड है। और व्हीलर आइलैंड पे क्या होता है, व्हीलर आइलैंड आपके मिसाइल की टेस्टिंग के लिए लोकेशन है। और 4 सितंबर 2015 में अब्दुल कलाम को याद करने के लिए व्हीलर आइलैंड का नाम जो है अब अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया। तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट था, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि भावनगर, भूपतिनाम, ये सब सारे जो है लोकेशन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। हालांकि एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें एक थोड़ा सा ट्रिक चलेगा, हालांकि अगर आपको ये लोकेशन के बारे में पता हो तो इसमें से आप एक भावनगर को कम से कम एलिमिनेट कर सकते थे। भावनगर देखिए गुजरात में, तो वेस्टर्न साइड में, और वेस्टर्न साइड में जो बहुत लंबी सी बीच आपको 5 किलोमीटर के लिए जहाँ पानी रिसीड कर, ऐसी कंडीशन नहीं होती, वो अब्रप्ट है काफ़ी। इसीलिए वेस्टर्न साइड में कोस्ट में वो आपकी शिपिंग इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप भी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे गहराई ज़्यादा है पानी की, है ना। तो उसको एलिमिनेट कर सकते थे। बाकी सारे आपके ईस्टर्न घाट में ही हैं तीनों, ठीक है। तो बाकी का तो नाम भी नहीं सुना होगा, नागपत्तिनम का, लेकिन हिस्ट्री पढ़ते हम लोग तो नाम सुन लेते हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बट खैर चांदीपुर था, व्हीलर आइलैंड के लिए आपसे पूछा था मेनली। एंड विथ रेफरेंस टू द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। थोड़ा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन इज नॉट ट्रीटेड अ बेनामी ट्रांजैक्शन इफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट अवेयर ऑफ द ट्रांजैक्शन। अच्छा, बेनामी मतलब क्या होता है? बेनामी ट्रांजैक्शन मतलब ऐसा हुआ कि धोखे के साथ कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है। बेनामी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी का कोई असली मालिक का नाम नहीं पता है, और ऐसे मतलब जो धोखेधड़ी वाली चीज़ें हो रही हैं। मतलब गवर्नमेंट सर्वे करने गई, बिल्डिंग देखा बड़े बड़े खड़ा हैं, वो किसी के नाम पे नहीं है, और जिसके नाम पे है वो एक्चुअली में उसका रियल ओनर नहीं है। तो इस तरह से धोखे से प्रॉपर्टी जमा करना बेनामी ट्रांजैक्शन कहलाता है। अब इसमें ये बताइए, पहला आप कितना आसान एलिमिनेशन है।
अ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज बेनामी ट्रांजैक्शन इफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट अवेयर ऑफ द ट्रांजैक्शन। अरे भैया, तो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी तो ट्रांजैक्शन के लिए अवेयर नहीं है, लेकिन फिर भी कोई इंसान उसका ट्रांजैक्शन कर रहा है तो बेनामी तो माना जाएगा ना। ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी को पता नहीं है, लेकिन धोखे से पीछे में कोई और उसका ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो जब वो इंसान जो गलत ट्रांजैक्शन कर रहा है तो वो तो बेनामी ट्रांजैक्शन कर सकता है ना, तो वो तो ट्रीट किया जाएगा। ओनर को पता न होना उससे क्या मतलब है, ट्रांजैक्शन तो बेनामी हो रहा है। देन प्रॉपर्टीज हेल्ड बेनामी आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन बाय द गवर्नमेंट। ऑब्वियसली धोखेधड़ी से आपने कोई प्रॉपर्टी जमा की किसी और के नाम पे, या पता ही नहीं कि ओनर कौन आप बता रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में तो कॉन्फिस्केट करेगी, तो कॉमन लॉजिक है ना दो। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर 3 अथॉरिटीज फॉर इन्वेस्टिगेशन बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी अपीलेट मैकेनिज्म। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमें बेनामी वगैरह का तो ठीक से पता नहीं कि अपीलेट वगैरह होता कि नहीं होता, बट बोला ना ये पेपर तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट पे लग रहा, बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी अपीलेट मैकेनिज्म। तो ये एक निगेटिव स्टेटमेंट है कि इसके लिए कोई अपीलेट मैकेनिज्म नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं अपीलेट मैकेनिज्म रहेगा, याद रखिएगा, कहीं ना कहीं अपीलेट मैकेनिज्म रहेगा। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर 3 अथॉरिटीज फॉर इन्वेस्टिगेशन बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर अपीलेट मैकेनिज्म। कैसे नहीं होगा अपीलेट मैकेनिज्म? ये इंसान को जिसको पता नहीं था उसका ट्रांजैक्शन कर दिया, बेनामी कर दिया, केस चल गया, तो भाई तो अपील तो करेगा ना यार, पहले में ही आंसर दिया हुआ। पहला तो रॉन्ग है ना कि उसको ट्रांजैक्शन काउंट किया जाएगा बेनामी, और दूसरा हमने समझा कि कॉन्फिस्केट होगा, लेकिन कॉन्फिस्केट हो गया और गलत से हो गया तो कोई अपील नहीं कर सकेगा। व्हाट इज लॉजिक यार, कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है कि अपीलेट मैकेनिज्म नहीं हो? ठीक है, कहीं कहीं पे ट्रिब्यूनल हटा दिया गया, जैसे अभी प्लांट वाला ट्रिब्यूनल पेटेंट का हटा दिया गया, और आपने लोगों ने बताया कि CGPDTM के ऊपर भी कुछ तो आपने बताया कि ट्रिब्यूनल हट गया, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन ट्रिब्यूनल हट गया तो क्या, आपका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऐसी चीज़ें तो रहेंगी ही ना, तो अपीलेट मैकेनिज्म ही नहीं रहे। आप ट्रिब्यूनल की बात करते अलग बात होती, लेकिन यहाँ तो मैकेनिज्म की बात हो रही है, तो मैकेनिज्म ही खत्म कर दोगे। कितना आसान है, पढ़ के जाने की जरूरत ही नहीं थी, नाश्ता करके जाने की जरूरत थी, दिमाग काम करे। इसी के साथ ये वाला जो होता है फिनिश, इसके बाद में मिलेंगे तुम लोग 21 से 40 करेंगे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।